हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एक्सप्लोर विथ ललिता में। तो दोस्तों, आज से मैं अपनी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है, कोशिका जीवन की इकाई। तो दोस्तों, ये मेरा चैनल जो के लिए हैं जो किसी कारण से या तो ऑनलाइन कोचिंग नहीं ले पाते हैं या फिर किसी भी कारण से पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं, और ऐसी हाउस वाइफ के लिए भी हैं जो अपने घर के काम के साथ, अपने बच्चों के काम के साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है कि आने वाली अभी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे उत्तराखंड प्रवक्ता हो गया, यूपी प्रवक्ता हो गया, या फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं होंगी। उन सब के लिए आज से मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग भी मेरी पढ़ाई के साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर लीजिए। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, सेल को समझते हैं। हम जैसे जब घर बनाते हैं तो उसके लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारा जो शरीर होता है बेटा, वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर है वो किससे मिलकर बन रखा है, कोशिका यानी कि सेल से मिलकर बन रखा है। यानी कि हमारे जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसकी खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज की थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, तो 1665 में की थी। अगर इनकी पुस्तक के बारे में पूछा जाए, माइक्रोग्राफिया, ये इनकी पुस्तक क्या है, माइक्रोग्राफिया हो गया। अगर हम बात करें एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने, तो इनकी पुस्तक का नाम है हमारा द सीक्रेट ऑफ द नेचर। इन्होंने कब की, इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने की थी लिविंग कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज। कब की थी इन्होंने, 1674 में। इन्होंने कैसे डिस्कवरी की, इन्होंने अपने, इनके पास से माइक्रोस्कोप था, सेम रॉबर्ट हुक की जैसे ही इनकी भी डिस्कवरी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इन्होंने एक इंडियन ओक जो कि एक प्लांट है, उसकी जब इन्होंने पेड़ की छाल को, यानी कि कॉर्क बोलते हैं जिसे हम, जब उसमें देखा तो इनको ना लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। इसी को इन्होंने सेल टर्म दिया। ठीक उसी प्रकार जो ल्यूएनहॉक हैं जिन्होंने हमें जीवित कोशिका की खोज की, इन्होंने भी क्या करा था, जब बारिश पड़ी थी तो वो जो मिट्टी गीली हो गई थी उसको जब इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा, तो इनको जब इन्होंने उसको देखा तो इनको ना कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, इस जो कि क्या थे, बेसिलस बैक्टीरिया थे। तो बेटा यही क्या है, लिविंग सेल हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है बेटा, प्रोकैरियोटिक में ऐसे सेल होती हैं ये जिनके चारों ओर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। जबकि यूकैरियोटिक की बात करी जाए तो इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है, यानी कि इनका जो केंद्रक होता है उनके चारों ओर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अगर इसमें प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो इसमें सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, यानी जाइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि यूकैरियोटिक में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। प्रोकैरियोटिक की बात की जाए तो इसमें इसका अपोजिट क्या है, सेम यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक की बात की जाए तो इसमें डीएनए कैसा मिलेगा, आपको नेकेड देखने को मिलेगा, मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन है ये पैकेजिंग करती है डीएनए की, क्योंकि डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन कैसी प्रोटीन है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ना डीएनए की पैकेजिंग करने के काम आती है। ये कैसी होती है, आर्जिनिन और लाइसिन रिच होती है, ठीक है। बात करें अगर यूकैरियोटिक की, तो इसमें क्या होता है, डीएनए होता है वो भी हिस्टोन प्रोटीन के साथ। अब बात करें अगर मीजोकैरियोटिक, इन दोनों के मिक्सअप से ये क्या है, मीजोकैरियोटिक बना है। इसमें ज़्यादातर वैसे कि यूकैरियोटिक के ही लक्षण हैं, यानी कि ये जो होता है न्यूक्लियस होता है इसमें, वो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, और इसमें सेल ऑर्गेनेल भी आपको देखने को मिलते हैं। पर इसमें क्या देखने को नहीं मिलता, इसमें भी डीएनए क्या होता है प्रोकैरियोटिक की तरह, यानी कि नेकेड, यानी कि जिसमें हिस्टोन प्रोटीन देखने को नहीं मिलता है। हो सकता है आपको स्पीड बहुत तेज़ फास्ट लग रही हो, तो अपने हिसाब से ही कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल की बात करी जाए तो विदाउट मेम्ब्रेन और विथ मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन में क्या आता है बेटा, यानी कि ऐसे सेल ऑर्गेनेल, यानी कि ऐसे कोशिका अंगक जिनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं देखने को आपको मिलती है, यानी कि कोई भी जिनके बाहर आवरण नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या आ गए बेटे, आपके राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, और इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, इसको हम बैक्टीरिया का स्टोर फूड कहते हैं। तो ये चारों के चार हमारी कैसे हो गई, ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, जिनमें हमें किसी प्रकार का मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। कौन कौन से हैं, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इस प्रकार अगर हम बात करें जिनके बाहर हम आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं, तो ऐसे आपकी दो प्रकार, ये भी दो उसमें डिवाइड हो जाता है। एक तो डबल मेम्ब्रेन, यानी कि जिसके बाहर दोहरा आवरण है, और एक सिंगल मेम्ब्रेन जिसके बाहर एक सिर्फ और सिर्फ एकल आवरण है, ठीक है। दोहरे आवरण की बात करें तो दोहरे आवरण में यानी कि दो, उसके बाहर कैसे होंगे, दो मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे आपके, दो ऐसे बाहर से बाउंड्री देखने को मिलेंगी। तो उसके अंदर आता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। प्लास्टिड को भी अगेन इन्होंने डिवाइड किया है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में।
और अगर सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसको सिर्फ आप खाली ऐसे याद रख लीजिएगा, क्योंकि मेन जो है आपको ना, अगर आप डबल मेम्ब्रेन वाली और विदाउट मेम्ब्रेन वाली याद रख लेंगे तो आपको इसको याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन में गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल हो गया और साइटोस्केलेटन हो गया। तो आप क्या देख लेंगे, आपने क्या देखा अभी तक का? अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी एक समरी देख लेते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जिस प्रकार मकान बनाने के लिए बेटा ईंटों की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर बनाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? कोशिका की। तो कोशिका को हम जीवन की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं ना, जिससे मिलकर हमारा शरीर बन रखा है। और इसकी अगर खोज की बात की जाए तो 2 प्रकार की कोशिकाओं की खोज की गई। एक तो की गई रॉबर्ट हुक के द्वारा, एक की गई ल्यूवेनहॉक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो की गई थी वो थी मृत कोशिका, डेड सेल, और जो ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी वो थी जीवित कोशिका। अब ये कब कब की गई? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? इन्होंने एक इंडियन ओक, जो कि एक प्लांट है, इसकी जब कॉर्क यानी कि छाल को देखा, पेड़ की छाल को देखा, तो इन्होंने देखा कि उसमें क्या दिखाई दिया, इनको कुछ लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, इन्हें छोटे छोटे कमरों जैसे क्या दिखाई दिए, संरचनाएं दिखाई दी। इन्होंने इसको ही सेल टर्म दिया। इसी प्रकार ल्यूवेनहॉक ने भी क्या करा बेटा, जब इन्होंने बारिश की जो गीली मिट्टी थी उसको देखा, अगर इसको देखा माइक्रोस्कोप से, तो इन्हें ना कुछ ऐसे संरचनाएं दिखाई दी रॉड शेप की। तो इस जो क्या थी, बेसलेस बैक्टीरिया थे, इसी को इन्होंने क्या करा, लिविंग सेल टर्म दिया। इन दोनों की पुस्तक की बात करी तो रॉबर्ट हुक की कौन सी पुस्तक है? माइक्रोग्राफिया। और ल्यूवेनहॉक की कौन सी पुस्तक है? तो वो है आपका सीक्रेट ऑफ नेचर। अगर बात करें ल्यूवेनहॉक की और अदर डिस्कवरियों की, तो उनकी और अदर डिस्कवरियाँ भी हैं, जैसे कि आपकी यीस्ट की डिस्कवरी होगी, आरबीसी की डिस्कवरी होगी, पॉलीएम्ब्रियोनिक की डिस्कवरी होगी। इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। अब अगर हम आगे बात करें तो हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल या फिर लार्जेस्ट सेल या फिर लॉन्गेस्ट सेल, तीनों अलग अलग हैं। स्मॉलेस्ट सेल में हम देख लेते हैं विदाउट सेल वॉल और विद सेल वॉल, यानी कि जिनके बाहर क्या है, ऐसी छोटी कोशिका जिनके बाहर सेल वॉल नहीं है, यानी कि कोई कोशिका भित्ति नहीं है, तो वो है हमारा पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनियल लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइकोप्लाज्मा। इसको जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। और जिसके बाहर हमें सेल वॉल देखने को मिलती है, यानी कि विद सेल वॉल, तो वो है आपकी सबसे छोटी कोशिका डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। अगर प्लांट की बात करी जाए बेटा, तो प्लांट में आपको नाम से भी आ रहा है माइक्रोसिस्टिस एल्गी। माइक्रो मतलब छोटा होता है, तो माइक्रोसिस्टिस एल्गी क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है। और ह्यूमन की बात करें तो आप सभी को पता होगा, स्पर्म है सबसे छोटी कोशिका। अगर अब बात करते हैं हम, ये तो हमने देख लिया स्मॉलेस्ट कोशिका की बात कर ली। अभी लार्जेस्ट सेल की बात करें अगर, तो लार्जेस्ट सेल हम पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो ऑस्ट्रिच एग, आप सभी लोग को पता है, पहले से आपने पढ़ते आ रहे होंगे कि लार्जेस्ट सेल क्या है आपकी, ऑस्ट्रिच एग है। इसी प्रकार से अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो एग ऑफ प्रोटोथीरियन जो है उनका क्या एग जो है वो सबसे कैसी है, लार्जेस्ट सेल है। ह्यूमन की बात करें तो वहाँ हमने ह्यूमन में अगर छोटी कोशिका की बात करी थी, क्या थी, स्पर्म। यहाँ पे हम उसका देख लेते हैं कि ह्यूमन में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो वो आपकी है आपकी एग, ओवम। और अगर प्लांट की बात करें तो वहाँ पे हमने क्या देखा, माइक्रोसिस्टिस एल्गी देखा था। यहाँ पे क्या है, एसिटाबुलेरिया है। ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में ये अंतर है कि लार्जेस्ट तो हम डायमीटर के हिसाब से देख रहे हैं, लॉन्गेस्ट हम लंबाई के हिसाब से देख रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट यानी कि लंबाई के हिसाब से अगर देख लें कोशिका की, तो सबसे जो लंबी आपको दिखाई देगी वो है हमारी, अगर एनिमल की बात की जाए तो उनमें है आपका नर्व सेल, और प्लांट की बात करी जाए तो रेमी फाइबर है। ठीक है दोस्तों। इसके आगे अगर हम बात करें तो हमने बात करी थी इसके सेल थ्योरी की। तो ये जो 2 साइंटिस्ट है हमारी मेन, उन्होंने दिया था, एक है स्लीडन, एक है स्वान। आप मेरे बोलने पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, स्लाइड पे नहीं। तो स्लीडन स्वान जो 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा था, कोशिका सिद्धांत दिया था। तो स्लीडन क्या है आपकी, बॉटनिस्ट हैं, स्वान क्या है, जूलॉजिस्ट हैं। स्लीडन ने क्या करा, सिर्फ प्लांट पे दिया था कि जो प्लांट है उनकी जो बाउंड्री, आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल वॉल से मिलकर बनी होती है। जबकि स्वान ने प्लांट और एनिमल दोनों को बताया था कि जो प्लांट है वो तो सेल वॉल, उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है, परंतु जो एनिमल है उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है। इस पर अगर आगे बात करें तो इसके सिद्धांत देख लेते हैं हम, सेल थ्योरी के क्या क्या पॉस्टुलेट हैं, सिद्धांत देख लेते हैं। 2 सिद्धांत इसके में देखने को मिलता है कि एक तो कि जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सभी लोग क्या होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं, पहला। पर इसके अपवाद हैं, क्योंकि हमें पता है वायरस हो गया, वायरड हो गया, प्राण, ये जो होते हैं कोशिका से मिलकर नहीं बनते हैं, तो इसका अपवाद हो गया। ठीक हो गया। दूसरा इसका सिद्धांत हम ये देख लेते हैं, इन्होंने बोला है कि जो कोशिका होती है वो जीवन की सबसे छोटी और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है, क्या है वो भी संरचनात्मक और क्रियात्मक, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ।
ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो शरीर है इसमें हमारी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, चाहे हमारा श्वसन हो गया, चाहे हमारा डाइजेशन हो गया, चाहे हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया। तो ये सब क्रियाएं कहाँ हो रही है बेटा? हमारे शरीर के अंदर। जब हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका से मिलकर बना है। तो ये कोशिका के अंदर ये सब क्या चल रही है? क्रियाएं चल रही हैं। तो इसलिए क्या है हमारी, क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब अपवाद हमने देख लिए थे, क्या थे इसके एक्सेप्शन? ये थे वायरस, वायरॉइड और प्रियन। ये क्या होते हैं? कोशिका से मिलकर नहीं बनते हैं बेटा। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, यानी कि कुछ कमियां भी हैं इस थ्योरी की, कि लोगों ने कहने लगे कि ये उत्पन्न कैसे हुई हैं। तो अब पता नहीं था, तो फिर क्या हुआ? मॉडिफाइड सेल थ्योरी आएगी। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी जो दी आपकी, वो दी थी रुडोल्फ विर्काउ ने दी थी। इन्होंने बोला कि जो सेल होती हैं वो पूर्व जो पहले सेल होती हैं उनसे मिलकर ही बनती हैं। अब अगर आगे बात करें तो एक कोशिकी और बहुकोशिकी के बारे में, हम जो हमारा शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, परंतु कोई जीव जंतु ऐसे भी होते हैं या कोई प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर जो होता है वो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे इसमें क्या आ जाता है? इसमें बैक्टीरिया आ जाता है। इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर भी आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया होता है। और इस प्रकार कुछ प्लांट आ जाते हैं, जैसे कि आपके क्लोरेला हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, सेटोब्लेरा हो गया। ये सब कैसे हैं? एक कोशिका से मिलकर बना होता है। और प्रोटिस्टा भी इसके अंदर ही आते हैं, जो कि एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, परंतु ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, परंतु कैसे होते हैं? एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर इसके जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। डायटम, डायनोफ्लैजिलेट हमारी प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे, तीन प्रकार की कोशिकाएं हमको देखने को मिलती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक, बीच वाली होती है मेसोकैरियोटिक। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होते हैं उनके बीच दोनों के लक्षण से जो मिलकर बनती है उसे हम मेसोकैरियोटिक बोलते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होता है बेटे, प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव टाइप की कोशिका होती है। यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है। तो ऐसा न्यूक्लियस जो कि ट्रू होता है, यानी कि जिसके चारों ओर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जबकि प्रिमिटिव अगर प्रोकैरियोटिक की बात करी जाए तो इसके जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, नहीं देखने को मिलती है। इसी प्रकार यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें हमें सेल ऑर्गेनेल यानी कि जितने भी कोशिका अंगक होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, जो भी है, ये सब हमें इसमें देखने को मिलते हैं। जबकि प्रोकैरियोट में सब अब्सेंट होते हैं। अगर यूकैरियोटिक की बात करी जाए तो यूकैरियोटिक में डीएनए जो होता है उसमें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसमें जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन आपको देखने को नहीं मिलता है। इसमें कैसा डीएनए होता है? डीएनए नेकेड होता है। मेसोकैरियोटिक की बात करें तो इसमें क्या होता है? इन दोनों के फीचर से मिलकर ही बनता है, यानी कि इसमें सेल ऑर्गेनेल भी आपको देखने को मिलेगा मेसोकैरियोटिक में। और इसमें जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है न्यूक्लियस के चारों ओर, परंतु इसमें जो होता है डीएनए वो भी नेकेड होता है प्रोकैरियोटिक की तरह, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम होता है? ये डीएनए की पैकेजिंग करता है। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है और इसकी पैकेजिंग के लिए पॉजिटिव चार्ज की जरूरत होती है, इसलिए ये क्या करता है? हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग करता है। इसमें आर्जिनिन और लाइसिन पाया जाता है। अब अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनेल की, तो यानी कि इस जो टॉपिक है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हम आगे को, ये अभी शायद मुझे लग रहा है 6-7 दिन और चलेगा। मतलब ऐसे ही आपको 6-7 लेक्चर और देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी टॉपिक है ये। इसके अंदर आपको देख रहे हो इसमें राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, ये सब आपको पढ़ने हैं आगे। इसमें सब इसी में ही पढ़ेंगे आप आगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि सेल ऑर्गेनेल जो कि विदाउट मेम्ब्रेन और विथ मेम्ब्रेन, यानी कि जिनके चारों ओर आपको मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगी और जिसमें आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। तो जिसमें मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी, ऐसे कौन से कोशिका अंगक हैं जिनके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती? वो होते हैं आपके राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस और इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी बेटा बैक्टीरिया के स्टोर फूड को कहते हैं। तो कौन कौन से हो गए? मेरे साथ बोलिए, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस और इंक्लूजन बॉडी। ये 4 आप याद कर लेना। ये क्या होते हैं? ऐसे कोशिका अंगक होते हैं जिनके चारों ओर कोई भी किसी प्रकार का आवरण आपको देखने को नहीं मिलता है, जबकि जिसके अंदर आपको कोशिका आवरण यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। तो वो क्या है आपकी? वो 2 उसमें डिवाइड हैं, एक तो सिंगल मेम्ब्रेन, एक है डबल, यानी कि एक के चारों, एक के बाहर तो 2 मतलब मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेंगे और एक के चारों ओर कितनी बाउंड्री? एक ही सिंगल बाउंड्री देखने को आपको मिलेगी। तो डबल मेम्ब्रेन वाले कौन से होते हैं? वो होता है आपका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। बस इतना ही याद रख लो आप। सिंगल मेम्ब्रेन अगर आप नहीं भी रखोगे याद तो भी चलेगा, बस आपको क्या याद रखना है? एक वो जो जिसके चारों ओर कोई भी नहीं है, वो क्या क्या है आपका? सेंट्रोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस,
इंक्लूजन बॉडी। और जिसके चारों ओर हैं डबल मेम्ब्रेन वाली, वो क्या है आपकी? 3 है बेटा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड के अंदर भी कैटेगरी हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो इतना सब कुछ आपको क्या है मैंने आज के टॉपिक में बता दिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा बेटा आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।